अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज व्यूज विद जैन शेख जैनुल आबिदीन के साथ। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाकरा, सबसे बड़ा मार्का जिसका मैदान कल सजने जा रहा है। मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है जिनकी अपनी अपनी राय है और ऐसी राय है कि वो बहुत ही गहरी नजर रखते हैं इस इलेक्शन में बिलखुसूस। और तकरीबन जो है वो अगर हम कह रहे हैं तो 20-20 साल जो है वो इनके सहाफत में गुजर चुके हुए हैं और गुज़श्ता कुछ 4 से 5 इलेक्शन वो देख चुके हैं और कवर कर चुके हैं। मेरे साथ बाएं जानब जो है वो मौजूद है राना यासफ, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून से जिनका ताल्लुक है, और मेरे दाएं जानब जो है वो अफजल सियाल साहब, जिनका खबरें ग्रुप से ताल्लुक है और बड़े जय्यद सहाफी हैं। हम इनसे राय लेंगे और बिलखुसूस ये पूछेंगे कि तगड़ा मुकाबला किन के दरमियान होने जा रहा है और कौन यहां पर पछाड़ेगा किसको। राना यासफ साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आएंगे। क्या समझते हैं कि यहां पर अगर हम 14 हलकों की बात करें, बिलखुसूस जो सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, उसमें जो 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो 14 सीटों में से अगर मैं आपसे पूछूं एनालिसिस कि नून लीग कितनी सीटें निकाल लेगी और क्यों? बहुत मेहरबानी जैन भाई। देखें, इसके 2-3 पहलू हैं जो बिल्कुल सोचने चाहिए हर लिहाज से। एक तो इसका बड़ा पहलू ये है कि अगर तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, जिसकी तवक्को बिल्कुल भी नहीं, जो ग्राउंड रियलिटी है या जो तसलसल और सीक्वेंस अब तक नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और जितने हादसे हो चुके हैं इलेक्शन को लेके, तो उसमें तो ये बात करना भी मैं समझता हूँ एक अजीबो गरीब किस्म का शुगल होगा कि अगर आप कहेंगे ये बहुत फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जिसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कहा जाता है, अगर वो हो, और जिस तरह के जितने भी अभी तक के सर्वेज हुए हैं या जितने भी अभी तक की रिपोर्ट्स आई हैं, या वो सर्वे भी जिनके रिजल्ट्स नहीं आए लेकिन सर्वे जरूर हुए हैं, अगर उन तमाम का जायजा लिया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका जो लेवल है वो बहुत हाई है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके लिए बहुत सारी परेशानियां जो है वो सामने हैं, और इसमें कुछ जलसे भी इन्होंने मुलतवी किए। फिर आपने देखा कि जलसों से जो नवाज शरीफ साहब कुछ जलसों के लिए निकले तो उसमें आपने उसका देख लिया, फिर उसके बाद कुछ तसलसल ये रुक गया, फिर कहा गया कि हम फलानी कैंपेन करने लगे हैं, मतलब उस तरीके से जाएंगे। तो ये एक जिगजैग की पॉलिसी आई बीच में जिसने एक ठहराव पैदा किया, और वो सिर्फ इस बाबत था क्योंकि जो दावे थे वो कुछ और थे। जब ग्राउंड रियलिटी, जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतरते थे ये लोग, तो उस किस्म की पजीराई शायद उनको हासिल नहीं। अच्छा राना साहब, ये तो चीजें हो चुकी हुई हैं और देखी भी हैं। अब हम बिलखुसूस कल के माहौल के हवाले से और हल्कों के हवाले से बात कर लें। 4 से 5 हल्के देखे जा रहे हैं कि जिसमें कि आप देखिए N127 का बड़ा तगड़ा हल्का है जहां पे अब एनालिसिस करें, बल्कि आप 117 से अगर आते हैं N130 तक, तो 117 से 18, 19, 20, सपोज 117 में अलीम खान है। देखिए, मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि इस वक्त का जो पोजीशन है ना ऑन ग्राउंड, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अगर जोर लगाए तो 4-5 या मैक्सिमम 6 सीटों के ऊपर इनका मुकाबला जिसको कहा जा सकता है वो होने के इम्कानात हैं। और बाकी जो आपके कहने का मतलब यह है कि 14 सीटों में से 5 से 6 सीटें ही ले सकेगी। 5 से 6 सीटें, जिसको कौमी असम्बली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो सारी चीजें तरतीब हैं या जो एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक स्क्रिप्ट है उसके ऊपर अगर चल रहा है तो फिर उसकी सूरत हाल डिफरेंट है। लेकिन 5 से 6 चीजें हैं। देखिए, आप सबसे पहले मैं जिक्र करूँ अगर N117 का, 117 जो है उसमें इस्तेहकाम पार्टी के अलीम खान साहब हैं। अब अलीम खान साहब जो है वो हल्का उससे पहले जाहिर है शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और दीगर जो मलिक बरादरी है, इनकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो एक सह साख्त रखती है, उनका जाहिर है वो लड़ते आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये एक इलाका है। अब उसमें इस्तेहकाम पार्टी यानी कि जीतती आई है यहाँ से, इसमें इसकी बेटर पोजीशन रही है। लेकिन कंपैरेटिवली जब आप अलीम खान साहब को देखते हैं तो ये इस्तेहकाम पार्टी के हैं। अब 2-3 चीजें आप जरा गौर कीजिएगा। एक एडजस्टमेंट भी है, मैं सीट वो 3-4 चीजें मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो आप ये समझिए कि जो अलीम खान साहब है इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा हुआ है। अब ये पहले ज़हन में रखें। दूसरी ये बात कीजिए कि ये इलाका कहीं और किसी तौर पर भी अलीम खान का नहीं है, ये नून लीग का हल्का है।
तीसरा ये है कि इन्होंने सीट एडजस्टमेंट जरूर की है नून लीग के साथ, लेकिन नून लीग की उस तरीके से सपोर्ट हासिल नहीं है। ये 3-4 चीजें जो है बुनियादी तौर पर ये जाहिर करती हैं कि अलीम खान साहब के मुकाबले में जो अली इजाज भुट्टर साहब हैं, उनकी पोजीशन को तकरीबन बहुत ज्यादा मजबूत है कंपैरेटिवली अलीम खान साहब के हवाले से। ये 3-4 चीजें अलीम खान साहब बड़ा पैसा खर्च किया है, और जी मैं अब वो पैसा सिर्फ इन्होंने नहीं खर्च किया, आगे भी काफी लोग बोरे लेके बैठे हुए पैसों के। अभी मैं उधर आता हूँ। अब ये 118 की जो सूरत हाल है, इसमें नून लीग के जो हमजा शहबाज है, इनकी कंपैरेटिवली पोजीशन इसलिए बेहतर होगी कि इनके जो मद्दे मुकाबल कंटेस्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा साहिबा जो है, वो जाहिर है वो उस तरीके से एक माहौल जो कैंपेन का होता है, वो वैसे तो सभी एमपी रह चुकी हैं, वैसे तो सभी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उस तरीके की कैंपेन नहीं कर सकते, ले रही है जी 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 मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना कि अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग नहीं चला पा रहे, तो बहरहाल ये वैसे जेल में है, तो इनको थोड़ा सा स्लाइडली एज जाएगा हमजा शहबाज को इस वारदात का कि वो जेल में है और ये आजाद घूम फिर रहे हैं और अपनी कैंपेन अच्छी खासी कर रहे हैं, तो स्लाइडली इनको एज होगा। इनकी कंपैरेटिवली पोजीशन स्लाइटली बेहतर है कंपैरेटिवली आलिया हमजा के। अब 119 जो है उसमें नून लीग की मरियम नवाज साहिबा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला है कि इसमें पहले इनके वालिद साहब भी मैदान में उतरते रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक मजबूत हल्का रहा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। अच्छा, इसके मुकाबले में जो है वो शहजाद फारूक साहब है जो इबाद फारूक साहब के भाई हैं, और वो बेटा जो बहुत हुआ था वो नुकसान हुआ, दिल दुखाने वाला जाहिर बात है। और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाला जो मामला है, और सबसे अहम बात यह है कि जो सनम जवेद साहिबा है वो जेल के अंदर है। वैसे तो उन्होंने ये लड़ना था इस हल्के में, तो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया अपने आप को। उन्होंने कहा जी मैं जो शहजाद फारूक है, कैंपेन काफी आगे निकल चुकी थी और मुझे चूंकि बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो लिहाजा मैं विथड्रॉ करती हूँ, शहजाद फारूक जो है जो लड़ते हैं। अच्छा, शहजाद फारूक और मरियम नवाज, अब देखें जो एक छोटे लेवल की एक पोजीशन होती है ना, वहां पर जो वोटर का जो एक होता है ना सोचने का तरीका, वो फर्क होता है। जहां पर नवाज शरीफ होंगे, जहां पर हमजा शहबाज होंगे, जहां पर शहबाज शरीफ होंगे, जहां पर मरियम नवाज होंगी, तो वहां पर सोचने का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट लीडरशिप और आता है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज साहिबा, उनकी कंपैरेटिवली अगर शहजाद फारूक साहब को देखा जाए तो उनकी पोजीशन जो है मरियम नवाज साहिबा की वो इतनी मजबूत नहीं है। बाकी जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो स्क्रिप्टेड है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन पोजीशन अभी तक ऑन ग्राउंड इतनी मजबूत नहीं है। 120 में जो है वो नून लीग अयाज सादिक, वो उस इलाके के कैंडिडेट ही नहीं है। तो ये मतलब डाइवर्ट होके आए हैं, ये आए, और इनकी जो दुर्गट बनाई जा रही है, जो आपने क्लिप्स देखे हैं, तो वो उस तरह की वो एक जो कैंपेन का एक माहौल होता है वो बनाने में भी नाकाम रहे हैं। मतलब उस तरीके का ये एक इम्पैक्ट दे नहीं पाए जो एक तस्वर किया जा रहा था। इनके मध्य मुकाबले उस्मान हमजा वहां है, जाहिर बात है वो एक एनर्जेटिक आदमी है, और उन्होंने वो एक पोजीशन इन 4-5 दिनों में, एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में एक भरपूर कैंपेन का जो है वो लॉन्च करके एक माहौल पैदा किया इलेक्शन का। और इनकी कैंपेन ये जहां जाते हैं और इनकी जितनी भी रैलीज है, इनकी जितनी भी मीटिंग्स हुई अभी तक, वो ये बताती हैं, वो बड़ी कारगर साबित हुई है। तो कंपैरेटिवली अयाज सादिक है वो लूज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ग्राउंड यहाँ पर जी बिल्कुल इधर जो है वो जो 5 हल्के यानी 117, 18, 19, 20 और 21 की सूरत हाल राना यासिर साहब ने अपने तजिए में आगाही दी और कहा। यहाँ पर मैं जो है वो इधर अफजल सियाल साहब से कंपैरेटिवली पूछूंगा, क्या इनकी सोच से आप एग्री करते हैं? देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि राणा साहब अभी से ये कहना चाह रहे हैं कि कल को जब इन्होंने हारना है पीटीआई ने इलेक्शन, तो मानने धांधली हो रही है, और उस धांधली में इन्होंने आज ये स्क्रिप्टेड था, फैसले लिखे हुए थे, तो वो गए। अगर ये जीत जाते हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो फिर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे और मेरिट के ऊपर होंगे, फिर इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद होगा। लेकिन अगर ये हारते हैं तो इन्होंने पहले सारी जिंदगी इमरान खान ने इलेक्शन नहीं माना और उनके जितने फॉलोअर है वो भी नहीं मानेंगे, और अब भी यही सूरत हाल होनी है। एक बात। दूसरी बात, नून लीग लाहौर हमेशा से नून लीग का गढ़ रहा है। ठीक है, जिमनी इलेक्शन ने नून लीग को डैमेज किया। जब शहबाज शरीफ जो है हमजा शहबाज जो वज़ीर आला थे, उसमें 16-17 सीटें जो 4-5 सीटें लाहौर से ये हारे, उसमें बिल्कुल डैमेज किया। और वो हल्का है मलिक ज़हीर अब्बास वाला, और जहां से अता अतारड़ और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे 3 बड़े नाम। उस दिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे। अच्छा, वो आप जीत गए थे इसलिए फेयर एंड फ्री थे ना, अदरवाइज लेकिन वो तो आपके अंडर थे।
नहीं तो हुकूमत वो तो आप लोगों की थी। बिल्कुल हमारे अंदर थी, लेकिन अगर वो हार जाए तो आपने फिर भी नहीं माना नहीं, था। हुकूमत तो आप इन्होंने लोगों फिर भी की नहीं थी ना। माना था। हुकूमत तो आप लोगों की थी। अब इन्होंने जो 5 जलसे हल्के गिनती करवाए हैं, जिसमें ने 17 से 21 तक, अब 17 में अलीम खान साहब हैं। यहाँ पहले रियाज मलिक साहब होते थे। ये शदरा और बदामी बाग का हल्का, शदरा और बदामी बाग का वो हल्का हमेशा है, जीता है। और वो हमेशा से जीतता है। ये हमेशा से रोल लीक कर रहा है। अब वहां पे अलीम खान साहब लड़ रहे हैं, उनकी सीट एडजस्टमेंट है, और उनके मुकाबले में पीटीआई का पता नहीं कौन है। अब बात ये है कि अब इनके जो लोग शुक्र है मुझे पता नहीं है कि वहां पर कौन है। अगर पता होता तो शायद वो भी बेचारा वो कह रहे हैं कि गैर मारूफी नाम है ना। नहीं गैर मरूफ नाम है ना, मरूफ तो एक है। मरूफ तो सारे अंदर किए हुए हैं। और उसके बाद आ गया जी। 200 पर्चे करके अंदर किए, उनको बाहर छोड़ के देखे ना तो अल्लाह खैर कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए 120 में। ये भी सारी 120 में जो लोग हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन है? राणा साहब, उस्मान हमजावान N120 N120 में उस्मान हमजावान से फायदा, और मुकाबले में अयाज सादिक। अयाज सादिक पुराना पार्लियामेंटेरियन है, और वो जो लाहौर की सियासी नब्ज है उसको जानता है। अब बात ये है कि ये जो नया लड़का है पीटीआई का, उस्मान हमजावान साहब, ये कभी काउंसलर नहीं रहा है मसूद, तो वो नेशनल असेंबली की सीट लड़ रहा है, और इनके पास अभी तक तो इनके पास वो नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है, तो इन्होंने पारा भी देना है और इन्होंने इलेक्शन भी जीतना है। ना ही बल्ला है, ना ही बल्ले वाला है, ना बल्ले वाला है, ना पोलिंग एजेंट है। देखिए पोलिंग एजेंट ही इनके पास नहीं है। और इनका कहना ये है कि पोलिंग एजेंट उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि पोलिंग एजेंट आने के लिए कोई तैयार नहीं है, उठाए जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए बात ये है कि मैं आपको आने एक किसी सीधी ने सी नहीं बात बताता हूँ। इनको इसलिए यकीन नहीं आ रहा उस्मान हमजावान जिसके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं फजाल भाई, कि वो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेसिकली इनकी इस तरीके की तरबियत नहीं है सभी लोगों की। मिसाल के देखे ना, पीटीआई ने तो कैंडिडेट खड़ा कर दिया ना जो आज से पहले कभी लड़ा नहीं, उसने तो एतमाद किया। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ये जो इकदार है ये नहीं है। मिसाल के तौर पर उसमें तो देखा जाता है कि बंदा सुता हुआ उठा है आधे सदर ला दे, और जो इनकी बॉडी के अंदर होता रहा है, मरियम नवाज साहिबा की जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी के हवाले से, वो क्या गिरां के अंदर खिदमात है उनकी, मतलब खैर वो एक अलग सेटअप है, वो इससे हट जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात कि बंदा पुराना है या बंदा नया है, ये बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जो वोटर मांग रहा है, जो वोटर की रिक्वायरमेंट है, या जो सर्वे है, या जो ग्राउंड रियलिटी है। अब अयाज सादिक की क्या गिरां के अंदर खिदमात है, वो आपने कितने बेशुमार क्लिप्स आएंगे जहां पर ये गए हैं, और जितना लोगों ने इनकी दुर्घट बनाई है, और उनके मुकाबले में जिनका ये ख्याल है कि वो नया लड़का है, उनको भी आप देख लें। चले अब आप 122 पे आए तो ख्वाजा साद रफीक, क्या पोजीशन? देखे बात ये है शेख साहब, 122 की अगर बात कर लें, जहां इमरान खान खुद हारा 2 दफा। जी हाँ, ख्वाजा साद रफीक से इमरान खान खुद हारा बुरी तरह से। ख्वाजा साद रफीक को तो हराया है उसने। उसके बाद ना हारे थे ख्वाजा साद, वो जीते थे, तो हजूर 2 सीट छोड़ी। देखें 2013 में इमरान खान हारा, 2013 में हारे बड़ी, और रीपोलिंग हुई थी उस वक्त। फिर भी साद रफीक जीत गया। 2018 में इमरान खान पहले 400-500 वोट से उसको जितवाया गया। जब उसके रिकाउंटिंग में दोबारा जीते तो दोबारा हार गया इलेक्शन को, हुकूमत के होते हुए हार गया। तो अब वो वोट भी नहीं है, और एक तीसरा बंदा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब क्या है? अब ये फिरोजाबाद जुल्फकार खोसा है। वो जुल्फकार खोसा लोटा, वो लोग के फॉर किंग नहीं, के फॉर किंग लोटा। उसमें ये है कि भाई आपने पीपल पार्टी से छोड़ के इधर भागे, क्योंकि पीपल पार्टी का पंजाब में कोई गल नहीं रही थी, और एतजाज और इसको लग रहा था कि भाई अगले साढ़े बढ़ते था तो इतना तो कुछ होना कोई नहीं है, तो ऐसे हमें ढूंढते रवांगे, बेहतर है पीटीआई बढ़ जाओ। तो पीटीआई बढ़ के स्पेस भी है ऐसी। अब वहां पे मुझे बताएं कि साद रफीक का बाद में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो किसी पार्टी से आया हुआ हो, ये भी अच्छा। उसके बाद साद रफीक जो है वो उसका भाई हल्का है। वहां साद रफीक एक एक्टिव सियासतदान है, जो नीचे यूनियन काउंसिल से लेके ऊपर तक हर बंदे के साथ डायरेक्टली अटैच रहता है, और वो दोनों भाई जो है उनके जरासीम भी सियासी हैं, जमहूरी आदमी है। अब उसमें सिर्फ एक एडवांटेज इनके पास है, डीएचए वाला। ठीक है, अब डीएचए वाले में अल्लाह की मेहरबानी से आपने हल्का बंदा अच्छा की हुई है। अच्छा, उसके बाद सुने नहीं शेख साहब, उसमें थोड़ा सा मुझे 15 सेकंड में डीएचए है उसमें। और डीएचए मसला ये है कि डीएचए का वोटर और जो बाहर गांव का वोटर है, उसकी नहीं, उसका वोट एक तरह ही गिनती होता है। ठीक है, वो काउंटिंग में बराबर होता है। और उसके बाद डीएचए के 10 मरले की कनाल में से 5 वोट निकलते हैं, और वहां 10 मरले के घर से 40 वोट निकलते हैं।
तो अब ये फर्क जो है वो एरिया में वोट बैंक ज्यादा होता वोट बैंक ज्यादा है, होता है, निस्बत जो है वो अर्बन एरिया पोश एरिया। ये नहीं है, अब ये इस कहते हैं वजह से कि ऐसे पोश किया एरिया, गया, ये पोश basically एरिया, इस वजह से ऐसे किया गया कि जो पोश एरिया के लोग थे उनके रहन सहन का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है कंपैरेटिवली उन लोगों को जिन्होंने गलियों बाजारों में बैलों और गधों को और गाय वगैरह को बांधा होता, बकरी वगैरह को। अब सवाल ये है कि हजारों वोट जो डीएचए के थे, अब उन तंग गलियों में इन्होंने सिर्फ डेलिबरेटली मुझे कोई बता दे, कोई सेंस बता दे, कोई लॉजिक बता दे कि डीएचए के हजारों वोट जो थे वो उन गलियों में, तंग गलियों में, उन देहाती इलाकों में हारने से पहले ये इल्जाम लगा दिया गया था। मुझे सिर्फ एक लाइन शेख साहब, ये हारने से पहले लगा दिया। हम आगे चलते हैं। 22-23 से चले। N123, N124, N125, N126 और 127 में आप क्या देखते हो? 128 तक, बल्कि और 14 तक, जो बड़ा मजे का है, यानी कि शहबाज शरीफ का। उसके बाद अगर N124 की बात करें तो वहां पर राना बशीर, मेरा ख्याल है राना मुबशर। देखिए NA122 में ख्वाजा साद रफीक साहब को थोड़ा सा एज होगा सरदार लतीफ खोसा साहब के मुकाबले में, स्लाइटली एज होगा, और ये थोड़े से माध्यम से राणा साहब जीतने की राणा पोजीशन साहब बन जाएगी। राणा साहब खोसा साहब को ना इस टाइप पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे, प्लीज उनकी हेल्प कर दें। वो कह रहे थे, उन्होंने 2-3 दोस्तों मेरे को कहा कि यार पोलिंग हो रहे हैं, आप मुझे कोई एक कैंडिडेट बता दें। और उनको क्या था, उनको वो उनके तो बेटे उठाए गए थे, वो भी और नहीं उठाते ही उठाए नहीं गए यार, खुद ही गायब होते रहे हैं, ड्रामे करते हैं, खुद गायब हो जाते थे। उन्होंने उसने इलेक्शन लड़ने में ना साहब बाप बेटे ने, खोसा ने, उनको एक मुफ्त की पॉपुलर सीट की एक टिकट मिल गई, और उसके बाद उन बाप बेटों ने कभी बेटा फलाना उठाया गया, कभी फलाना उठाया गया, फलाने के फायदे हो गए, इसके अलावा किया है। दलील चेक करेंगे पॉपुलर, मतलब पहले वो अटेली चक्की पा के बैठे थे, तो और क्या कर रहे थे? पहले भी पॉपुलर ही थे। सवाल ये है कि उनकी घर की फैमिलीज में से उठाए गए लोग, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई और उनकी कैंपेन को मुताबिक ये सारा लोग खुद करते रहे। मतलब ये देखे ना, अब ये खुद करते रहे, और इमरान खान साहब भी 200 पर्चा करवा के खुद ही डेला जेल में बैठे हुए, ये भी कहेंगे लेकिन यही तो वो 2 नंबर ही है ना। 14 साल 10 साल 7 साल क्या है, इनका तो पानी का नहीं है, पहले उसने फायदे जरूर उठाए हैं, हम उसको कहेंगे 5 साल बाद वो आ गए और उन्होंने कोई शरीयत नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई मसला बताया, और एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला दे के ये उसको अपने माथे का ऊपर समझ रहे हैं। बहरहाल अच्छा जी, अच्छा राणा, अब 124 पे आ जाए। तो जीतेंगे यार, क्या शहबाज शरीफ का मुकाबला वो करेगा? नहीं, शहबाज शरीफ जो है वो खड़े NA123 हाँ जी, NA123 में शहबाज शरीफ खड़े मुकाबले वाले का नाम भी बताया। अजीम पहाड़ जो है इनके मुकाबले में, लेकिन अफजाल अजीम पहाड़ जो है, हाँ जरा बताएं जरा क्या है, कौन है? उनको लाइट तो नहीं लिया जा सकता। हाँ बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, ये साबिक वज़ीर आज़म है। ये बात नहीं है, मतलब अगर आप देखें, क्योंकि इनकी जो ये जो शहबाज शरीफ साहब है, इनकी अब देखें ना, अब ये कहते हैं कि जनाब वो उनके अंदर सियासी जरासीम है और वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर मिलते हैं इलाके में जाकर लोगों को। भी ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक साहब के हवाले से शाल भाई ने जो अभी तकरीर फरमाई है, अब शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह की इंटरेक्शन हुई कि वो धोती कुर्ता पा के चौक पे बैठे होंगे, मतलब ऐसे नहीं है। उन्होंने शहबाज शरीफ ने क्या धोती पटके के ऐसे दाव लगाया किया, वो बचने को, वो तो उनकी तकरीर में जो है वो कायदे आज़म भी आते हैं, जनक आती है उनकी तकरीर में, जो है लियाकत अली खान की भी आती है, उनकी तकरीर में फातिमा जनाब की भी आती है, भुट्टो की भी जरूरत। नहीं ठहरे ये राणा साहब NA123 मौजूद नहीं है, अल्लाह खैर करे। राणा साहब मैं बताता हूँ, इस हल्के में जो NA123 है, इसमें इलाका आता है कुमाहा, उसके बाद आता है बेदिया, डिफेंस का कुछ हिस्सा आता है, और जो नए फेज बने हैं, उसके बाद गज्जूमत्ता। ये गज्जूमत्ता जो है ना, ये एक जगह का नाम है, लेकिन ये इसके आसपास बहुत बड़ी आबादियां और सारे जहाँ पर मेट्रो जाती है, जहाँ पर मेट्रो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम जो ग्राउंड रियलिटी उसको देखें ना, तो शहबाज शरीफ ने यहाँ बहुत काम किए हैं। अब ये शहबाज साहब का वहाँ अपने हल्के में काम करने का क्या तरीकाकार है, हर गांव को इन्होंने सड़क दी हुई है, हर गांव में इन्होंने लाइट, इसमें बहुत सारे गांव हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें ये जो शहबाज शरीफ वाला हल्का है, इसमें ज्यादा वोटर जो है वो गाँव का है। मुझे आप ये बताएं श्याल भाई कि जब 16-17 सीटें ये हार गए थे जमीनी इलेक्शन में, जब मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और इनके बरखुरदार जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब को अपना किला समझती है, और ऐसा है भी, ऐसा ही है ना, किला समझती है ना। तो वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म हो और बरखुरदार वज़ीर आला हो,
तो इसके बावजूद 16-17 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल के ले जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये नौश्ता दीवार पड़ना चाहिए कि सड़कें बढ़ के जो है ये इधर ही रहती हैं। बात ये है, ग्राउंड रियलिटी की बात सारा है उसका- हमारे पास थोड़ा एन 127 और 128 की बात कर ली, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या नारे बता दो आप क्या है देखिए दोनों हार जाएंगे। एक मैंने मैंने 2 सेकंड जवाब बताना चाहता कि दिल्ली में ये हुआ कि पीटीआई वाले पीटीआई से हार गए, वाह, ठीक है, पीटीआई के लोटे पीटीआई वालों से हार गए। अब आगे आ गए जनाब जो मौजूदा है 127 है, 127 जो है ये पहले ये हमेशा के पास आ रही है, और यहाँ से मैंने 2013 में वहीद आलम खान थे, 2018 में जो है वो शायद इस दफा वहाँ पे अल्लाह ताला की फर्क है, और मुकाबले में जो है इंटरेस्टेड सूरत हाल साहब पहले ही आप बिलावल जरदारी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल वो और कोई है आपने वाला एक ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि वहाँ पे मलिक जहीद पोकर है। अच्छा, मलिक जहीद जो है जो काफी दिनों से सियासत कर रहे हैं, और काफी दिनों से 8-10 दिनों से नहीं, 8-10 दिनों से शुरू हुए। काफी सालों से वो सियासत कर रहे हैं, बीपी आज तक नहीं है, हमेशा आते रहेंगे। पहले बीपी पे लड़ते होते थे, बड़ी मुश्किल सीट मिलती थी हमको, 2013 में कितनी मुश्किल सीट मिली, 2018 में कितनी मुश्किल सीट मिली, बीपी की सीट मिली। इस दफा वो अब सीटें ये खुद गिनवा रहे हैं। अच्छा, ये जरा गौर करें, ये जरा गौर करें आप। उसके बाद अब सूरत हाल वहाँ पे ये है कि ये जो हल्का है ये इसमें भी बड़ी इंटरेस्टेड सूरत हाल है। इसमें गोल लाखपत है, कैंची है, और इसमें ईसाई बिरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, बड़ा गुलजानाबाद है। बड़ा गुलजानाबाद है, और छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, इसमें कोई पोश एरिया बहुत ना होने के बराबर तो इसमें इंटरेस्टिंग वाली बात है। कर और इसमें टोटल जो है वो किसको जीता हुआ देखिए इसमें जो अभी सूरत हाल है बिलावल भुट्टो ही आता था एन 128 ओम चौधरी क्या बात है, यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट है। ओम चौधरी हार जाएगा। बामुकाबला सुमान अकरम राउंड जो हार जाएगा। मैं एडी करता हूँ, उसकी वजह भी बता सुलेमान अकरम राजा अच्छा अमन चौधरी वाली ये वो वह सीट है, ये हमें पिछले 2 इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ यहाँ से जीती, 13 और 18 में। शफकत 13 में भी यहाँ से शफकत नूर साहब जीते हैं, 18 में भी यहाँ से शफकत नूर साहब जीते हैं, और ये हल्का बनता है मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, ख्वाजा अहमद हसन साहब जो है वो यहाँ से आते रहे हैं। एक ये इशू है। दूसरा एक और इशू भी है, यहाँ पे अमन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अमन साहब को पीटीआई नो लीग वाले भी नहीं मानने को तैयार, और एक जो यहाँ पे इंटरेस्टेड सिर्फ सूरत हाल पैदा हुई है, वरना ये पीटीआई की सीधी सीधी सीट थी, वो राजा साहब है वहाँ पे, एक नया वकील वहाँ पे खड़ा कर दिया है, और वो नए वकील साहब जो है वो सारा दिन सोशल मीडिया अच्छा 129 पे भी बड़ा मजेदार मुकाबला है। हाफिज उस्मान जो कि मिनिस्टर भी रहे हैं और खैर मेरे ताब भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने जेल भी काटी है, और हमाद अजहर, ठीक है, मियाँ अजहर के वालिद मियाँ अजहर को खड़े हुए हैं, ठीक है। और अच्छा हमारे के पास एन 130 और 129 का मैसेज का देखते हैं। देखें, ये जो हमाद वाला हल्का है जिसमें मियां नुमान है, इसमें नक टू नक मुकाबला, अच्छा मुकाबला यहाँ पर होगा। आप क्या कहते हैं? इसमें स्लाइटली एज है मियां अगर साहब, मियाँ अजहर साहब। स्लाइटली एज है। और जो NA 130 है जिसमें नवाज शरीफ साहब और मुकाबला यास्मीन राशिद साहिबा है, उसमें मेरा ख्याल है मुकाबला वो भी अच्छा है। नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा एज होगा, नवाज शरीफ को एज लेकिन होगा। इतने बड़े मार्जिन से क्या जीते हुए नजर आते हैं? नहीं, आप कह रहे इतना बड़ा मार्जिन नहीं है। 50-60 हजार वोट देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, बड़े मार्जिन वाला कोई सीट नहीं यानी कि होगा। वही 10 के अंदर अंदर लीड है, 6-7 या 3 से 5 हजार के अंदर लीड है। अच्छा अगर हम टू द पॉइंट और शॉर्ट क्वेश्चन में आए, 14 सीटों में से नून लीग, IPP, उसके बाद तरीके इंसाफ के हमारे आप नून लीग की कितनी सीटें देती हैं? कौमी असम्बली की 14 में से एक तो है जिसमें 14 ना नहीं, 13 नहीं है ना, 13 भी नहीं, 12 ठीक है, दो दो सीट दो सीट दो तो निकाल देना, पीछे रहेगी 12 में से मैं 10 सीटें देता हूँ, 12 में से आप 10 सीटें, और IPP कितनी सीटें ले लेंगे? ओम चौधरी और अलीम खान ये भी सीट निकाल जाए, ओम चौधरी का मुकाबले में पावर तकड़ा उम्मीदवार नहीं है पीटीआई के पास, ठीक है, ओम चौधरी मुझे आता हुआ दिखाई, ओम चौधरी एक सीट IPP जीतेगी, ट्रम्प पार्टी, और 10 जो है वो नून लीग की देख रहे हैं। तरीके इंसाफ निकालेगी कोई? तरीके साहब दो सीटें तरीके साहब की राजे वाली सीट निकलेगी,
सुल्तान को राजा वाली 2 सीटें लेंगे कि एक लेंगे? ये हमारी राज्य वाली जो है सीट वो मैं समझता हूँ कि वो कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन मुकाबला बड़ा टाइट है। मुकाबला बड़ा टाइट है। कौन जो जो है वो हार जाएगा। 14 सीटों में से आप तरीके इंसाफ के हमारे तो देखिए इसमें मैं जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बोला शॉर्ट ये है कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मैक्सिमम 5 सीटें अच्छा मैक्सिमम हो सकती हैं, मैक्सिमम 5 या 6, इससे ज्यादा नहीं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और ये जो नेक टू नेक मुकाबला है, यानी कि आप कह रहे मैं हैं 12 में बता से रहा हूँ 5 जो है वो नून लीग और हाँ। तरीके इंसाफ को कितनी सीटें आप बाकी तहरीक इंसाफ जीतेगी सारी। अच्छा 14 सीटें ना, इसमें से आप 5 पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज के निकाल, IPP का कोई यहाँ पर नहीं है, कोई सीट नहीं कोई सीट नहीं। बिलावल भुट्टो हार जाएंगे। बिलावल भुट्टो डेफिनेटली हारेंगे, बिलावल भुट्टो कैसे जीत जाएगा? नहीं मुकम्मल 30 सूबाई असम्बली की सीटों में से आप 25 सीटें आराम से निकाल दी। एक साथ वो मैं रणकर की बात से पेश करता हूँ जो मैंने बताई है मुकाबला मलिक सईद और अता और बिलावल का नाम मीडिया में सोशल मीडिया में इसलिए है हवा कर ये हुआ है पार्टी में अदरवाइज ग्राउंड के ऊपर जो मुकाबला है बड़े क्या इन दोनों में से किसी एक ने जीतना है। बिलावल तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है जैसे अच्छा ये भी बड़ी बात है। जैसे हुआ था सबसे ज्यादा पूरे पक्ष वोट दिया 2018 में। अच्छा 30 असम्बली की सीटों में से आप सूबाई असम्बली की किसमें देख रहे हैं? लाहौर की, यानी कि नून लीग को आप कितनी सीटें देंगे? 22 से 23 सीटें कम 22 से 23 आराम से निकाल। अच्छा पाँच और सीटें तरीके साहब लेंगे 6 से 7 सीटें या 5? बिल्कुल उसकी वजह ये है कि ये आम के नीचे जो है जैसे ट्रेन वाला हल्का ट्रेन वाला वो वहाँ तो पीछे का बड़ा तकड़ा उम्मीदवार है वो सीट निकाल सकते तो अच्छा वो असम्बली में अच्छी उनकी पोजीशन होगी। इसमें वो पंजाब असम्बली की यहाँ से राणा साहब शॉर्ट आप कितनी देख रहे हैं? देखें 30 में से मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि आप ये मुख्तसर बात मैं इसलिए नहीं कर सकता, इसमें मुझे एक लाइन ऐड करना पड़ेगी क्योंकि जितने आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात मिले हैं ना उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब कुछ के वो तो हल भी कर दिए उन्होंने, एप्लीकेशन है फेसबुक पे वो उसमें नाम एनए का लिखो, पीपी का लिखो, लेकिन फिर भी एक हल्के को जो भी है लेकिन फिर भी एक हल्के के लोगों को जिनके पास इतनी तालीम नहीं है या जो जिनका रुझान ऐसे नहीं है उनको समझाने में बहरहाल थोड़ी सी दिक्कत होती है, जहाँ पर इतने ज्यादा हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक 30 सीटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 18-20 सीटें जो है वो निकाल। अच्छा ये तो बहुत बड़ा बात है। व्यूअर्स आपने बेदाग तबसरा सुना और जो जर्नलिस्ट होते हैं जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे रिपोर्टिंग की होती है वो बड़े मायने रखते हैं। ये कोई कब्रों में बैठ के रिपोर्टिंग नहीं की हुई, इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर फील्ड में रह करके बहुत सारी चीजों के तज्जियाती तौर पर देखा हुआ है। व्यूअर्स आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।